वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ दूसरे यूनिट में है समाजवाद और साम्यवाद की बातों में आज सीरीज नंबर 4 देखेंगे। जो सीरीज 4 में क्या मिलेगा, क्योंकि 3 सीरीज हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इसे छोटा छोटा बनाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप सुविधापूर्वक इसको समझ सके, कम समय देते हुए आप इसकी बातों को समझ सके। अलग अलग क्वेश्चन के रूप में मैं रखा हूँ, जिसमें हम देखेंगे आज यहाँ मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र का अंत किस प्रकार से होता है। कि मार्च की क्रांति के साथ निरंकुश राजतंत्र अर्थात यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ बातें करेंगे। और इससे समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ 7 मार्च के समय में हम देखेंगे 7 मार्च 1970 ईस्वी की स्थिति में कि पुराने जो रूसी कैलेंडर का जो समय होता है, उस पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह समय क्या होता है कि वहाँ 22 जनवरी 1970 ईस्वी जो पेट्राग्राद अर्थात हम वर्तमान में कहेंगे कि लेनिनग्राद के नाम से कि ऐसे सड़कों पर वहाँ के जो किसान मजदूर थे उन लोगों ने जुलूस जब निकालने का काम किया था और उन लोगों का नारा था कि जार मुझे रोटी दो नहीं तो मुझे गोली दो के नारे जब लगा रहे थे, तो अगले दिन 8 मार्च को या 7 मार्च के नारे थे। 7 मार्च 1970 ईस्वी की जुलूस निकला हुआ था और 8 मार्च के दिन यहाँ जार ने क्या किया, जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि यहाँ 8 मार्च के दिन ही कपड़ों के मिलों की जो मजदूर थे, इस मजदूरों में बहुत से जैसे उसने गोली चलवाया तो जो कपड़े के मिलों के मजदूर थे, ऐसे मजदूरों के साथ साथ देखेंगे कि वे भी मजदूर जब इसमें शामिल हो गए तो संख्या बढ़ने लगी। और जब संख्या बढ़ने लगी तो जुलूस में लाल झंडे की भरमार यहाँ दिखने लगी। सबके हाथों में लाल झंडे थे और लाल झंडे लेकर यानी जुलूस में लाल झंडे की जब भरमार हो गई तो इस तरह से जब सेना की टुकड़ी ने भी भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विद्रोह कर दिया। यहाँ सेना की टुकड़ी क्या की कि उस भीड़ पे गोली नहीं चला पाई और उसने भी जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ही नहीं किया बल्कि उसने भी उनसे हथियार जब विद्रोह के बाद छीन लिया गया तो वो भी जाकर उस जुलूस में शामिल हो गई। सेना भी जार निकोलस द्वितीय के विद्रोह के प्रति यानी कि वह भी एक तरह से उदासीन हो गई और विद्रोहियों के साथ में जाकर मिल गई। और जार की सबसे एक विश्वस्त टुकड़ी के रूप में कहा जाता है कि जिस विश्वस्त टुकड़ी को जार उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, जिसे ऐसे कहा जाता है कि प्रेओब्राजेंस्की के नाम से जाना जाता है। प्रेओब्राजेंस्की जो इनके सबसे विश्वसनीय या सेना की टुकड़ी थी, इसे प्रेओब्राजेंस्की रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसने भी जार निकोलस द्वितीय के विरोध में विद्रोह खड़ा कर दिया। अब क्या होना था, सैनिक का विद्रोह जब बढ़ते चला गया तो सैनिकों का विद्रोह जब बढ़ने लगा तो यहाँ जार जो थे विवश होकर 12 मार्च 1970 ईस्वी को वे क्या किए कि गद्दी को त्याग दिए। अर्थात जार ने यहाँ 12 मार्च 1970 ईस्वी को गद्दी को त्याग दिया और गद्दी त्याग कर वे यह जो फरवरी की यह रूसी क्रांति थी, इसे यह रूसी क्रांति थी क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 27 फरवरी का दिन था और 27 फरवरी 1970 ईस्वी का दिन था। और उसी दिन का यह घटना था जो पुराने रूसी कैलेंडर में यही तारीख था, जिस तारीख के माध्यम से इस तरह से रूस में रोमनोव वंश का यहाँ पे रोमनोव वंश का जो निरंकुश शासन व्यवस्था है, जारशाही व्यवस्था है, यह जारशाही व्यवस्था का यहाँ अंत हो जाता है। अब यहाँ सर्वप्रथम लोआब के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुजुर्गा सरकार का गठन किया जाता है, जो यहाँ लोआब के नेतृत्व में किया जाता है। लोआब के नेतृत्व में 15 मार्च के दिन यहाँ बुजुर्गा साम्राज्य का बुजुर्गा वर्ग का गठन किया जाता है। और यहाँ जैसे ही बुजुर्गा वर्ग का सरकार यहाँ गठित किया जाता है तो यहाँ रूसी लोग ने जिस स्वतंत्रता की आकांक्षा मन में पाल रखे थे वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि अगर कहें कि आर्थिक रूप से थी, सामाजिक रूप से थी और सारी स्वतंत्रता से यह जुड़ी हुई स्वतंत्रता थी। अतः यह बुजुर्गा सरकार तात्कालिक परिस्थितियों के बिल्कुल प्रतिकूल थी, अर्थात उसके उल्टे कार्य कर रही थी। अतः यहाँ बुजुर्गा सरकार गिर गई और जब बुजुर्गा सरकार गिर गई तो इसके जगह पर एक केरेंस्की सरकार स्थापित किया गया। केरेंस्की सरकार की यहाँ स्थापना की गई, जो बुजुर्गा सरकार के बाद केरेंस्की सरकार की स्थापना की गई। तो जब केरेंस्की सरकार की स्थापना हुई तो इसके नेतृत्व में उदार समाजवादी जो समाजवादी थी, समाजवादी सरकार यहाँ गठित की गई। और इस सरकार का मुख्य उद्देश्य यही बना हुआ था कि राजनीतिक रूप से
वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्र जो थे मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाने की व्यवस्था रखना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करने की व्यवस्था रखना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या जो था वैसे समस्या को सुलझाना एवं रूस की जो समस्त संस्था थी वैसे संस्थाओं में वैधानिक उपायों के माध्यम से परिवर्तन लाने की बात यहाँ सोचा गया था। लेकिन बोल्शेविक ने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। जो बोल्शेविक वर्ग के लोग थे वे लोग इस सरकार को स्वीकार नहीं किए। तो इस तरह निकोलस द्वितीय का शासन व्यवस्था यहाँ समाप्त हो जाता है और आज का सीरीज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। पुनः हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः